फिक्स और वर्किंग, क्या इन सभी के अपने अलग अलग फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स होते हैं। और उसके बाद क्या पढ़ा हमने? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन? फाइनेंसिंग डिसीजन बोल सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन क्या है, तो यहाँ पर है हम चैप्टर में। इसके भी कितने डिसीजंस हैं? 3। कौन कौन सा? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड, ये 3 है, जिसमें से हमने कौन से कर लिए हैं? ठीक है, तो अभी तक जो भी हम कर चुके हैं चैप्टर में बड़ी जल्दी जल्दी रिवाइज कराऊंगा और फिर करेंगे केस स्टडी। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा क्या है? ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है बताइए। 2 तरीके के लिए फाइनेंस चाहिए होता है, कौन कौन सा? स्टार्ट करने के लिए और रन। जो स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो है फिक्स, जो रन करने के लिए चाहिए वो है वर्किंग। जल्दी जल्दी करेंगे बिल्कुल। फिक्स कैपिटल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस है 2। पहली, एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंपैक्ट करेगी और दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। तो ये तो ज्यादा अच्छा नहीं है, हम आ गए यहाँ पर। कौन से फैक्टर्स? पहला फैक्टर क्या है? 2 कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में हाई क्यों? मोर इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज और स्मॉल। लार्ज में, स्मॉल में। ठीक है, चॉइस ऑफ टेक्निक, पहली टेक्निक लेबर इंटेंसिव और कैपिटल वाली में, लेबर वाली में। टेक्निकल एप्रिडेशन, जिसमें ज्यादा होती है तो हाई, अदरवाइज लो। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हाई है तो हाई, लो है तो क्या हम इसे पॉजिटिव रिलेशन भी बोल सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन, इसमें भी पॉजिटिव रिलेशन है। अगर डाइवर्सिफिकेशन है बिजनेस में तो हाई, और अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या है? एंटरिंग इनटू न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस, या कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा है? फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। अगर आपके पास अवेलेबल है कि आप प्लांट एंड मशीनरी को किस बेसिस पे, लीज या रेंट पे ला सकते हैं, तो क्या फिक्स कैपिटल लाने की जरूरत है? नहीं। ये बात समझ आती है या नहीं? अगर मेरे पास ऑप्शन है कि कोई 2 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है, तो मेरे पास खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास उसे रेंट पे लाने के लिए पैसे हैं कि मैं 2 लाख रुपए पर मंथ में उसे रेंट पे ला सकता हूं, तो आज मुझे 2 करोड़ अरेंज करने पड़ेंगे या 2 लाख? तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर लीजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है तो कम होगी या ज्यादा? कम होगी, अदरवाइज ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ, अगर बहुत ज्यादा लोग मिलके काम करेंगे तो फिक्स कैपिटल कम, और अगर कम लेवल ऑफ कोलैबोरेशन होगा तो हाई फिक्स कैपिटल। यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं? आगे चले हम, फिर कौन से कैपिटल आ गया? वर्किंग कैपिटल के कितने कंसेप्ट? 2। पहला ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, और नेट का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट। नेचर और फैक्टरिंग, क्या ये बिल्कुल उसी के जैसा है? मैन्युफैक्चरिंग में हाई और ट्रेडिंग में लो, और रीजन में क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, क्या आएगा? रॉ मटेरियल। आगे सर्विस इंडस्ट्री में ज्यादा चाहिए होता है या कम? सर्विस इंडस्ट्री में। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चंस बोलते हैं इसको, कि लिखा होगा कि बताइए इस क्वेश्चन में इस टाइप का बिजनेस है उसका, और आपको बताइए क्या चाहिए कि इसकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ज्यादा है या कम है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो, ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो कम, और अगर बिजनेस का नेचर सर्विस प्रोवाइड करने का, जैसे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, तो इसे मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे या ट्रेडिंग? नहीं बोलेंगे ट्रेडिंग। मैंने क्या बोला? कौन सी है? एडवर्टाइजमेंट। तो कौन सी वाली हो जाएगी वो? सर गुड्स के अंदर 2 आती हैं, या तो गुड्स बनाओगे या गुड्स बेचोगे। ठीक है, और सर्विस वाले में क्या गुड्स होती है? नहीं। तो सर्विस वाले में भी आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? लेस। क्या ये बात समझ में आती है? किसमें? नहीं, सर्विस में फिक्स कम होगा, कंपैरेटिवली कम होगा, हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर लार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव ये बताओ बस। पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद बिजनेस साइकिल, अगर बूम चल रहा है तो हाई, और अगर रिसेशन चल रहा है तो लो। सीजनल फैक्टर्स, पीक और लीन, पीक सीजन में हाई और ऑफ सीजन में। रीजन क्या है इसका? हाई डिमांड, हाई प्रोडक्शन, हाई रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें हाई है, इसलिए स्टॉक भी हाई मेंटेन। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक बनना, उसका सेल होना, डेटर्स बनना और कैश रिलाइज होना। अगर ये जो पीरियड है आपका ये ज्यादा है या कम है? अगर ज्यादा है तो हाई, और लो है तो ठीक है। उसके बाद क्रेडिट अलाउड है और एक क्रेडिट अवेल्ड है। अलाउड में हम किसी को अलाउ करते हैं, कोई हमें अलाउ करता है? फर्म अलाउ करती है कस्टमर्स को। तो हम ज्यादा उधार देंगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, कम उधार देंगे तो, और वाइस वर्सा कर देंगे अवेल्ड में। अगर हमें जो मिलने वाला क्रेडिट है वो ज्यादा समय के लिए मिल जाए तो लो वर्किंग कैपिटल, अदरवाइज हाई। उसके बाद ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी अच्छी है, हाई है आपकी,
तो लेस। पॉजिटिव या नेगेटिव, बस इतना बताओ, नेगेटिव। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है आसपास के एरिया में तो क्या स्टॉक मेंटेन करें? नहीं। फिर आए ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, बस इतना, पॉजिटिव। इस जल्दी जल्दी करेंगे। उसके बाद लेवल ऑफ कंपटीशन, बताओ पॉजिटिव। ज्यादा कंपटीशन तो ज्यादा समय के लिए उधार देना पड़ेगा, ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल और वाइस वर्सा। 12th पॉइंट, इन्फ्लेशन का मतलब अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। अच्छा मुझे बताइए, अगर महंगाई हो रही है और मुझे सेम लेवल की इन्वेंट्री मेंटेन करनी है जैसा पिछले साल था, तो क्या मुझे ज्यादा चाहिएगी? नो सर। बताओ। मैंने कहा मैंने पिछले साल 1 लाख यूनिट्स 1 लाख रॉ मटेरियल मंगाया था केजी में, और इस साल में प्रोडक्शन बढ़ाने वाला नहीं हूँ। इस साल भी मेरा 1 लाख है लेकिन इन्फ्लेशन है, तो फिर वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बताओ। बढ़ेगी, बढ़ेगी। आप बताओ। क्योंकि पिछले साल जो सामान महंगा हुआ हो, पिछले साल से जो सामान है वो इस साल महंगा आएगा, तो मैंने यूनिट्स तो नहीं बढ़ाए, केजी तो नहीं बढ़ाए, लेकिन क्या महंगा मिलेगा मुझे? यस, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये थे हमारे 2 टाइप के कैपिटल और उनसे रिलेटेड डिसीजन। नेक्स्ट कौन सा है? इसमें से कौन कौन से डिसीजन हम पढ़ चुके हैं? फाइनेंसिंग और डिविडेंड। फाइनेंसिंग का मतलब पैसा लेके आना या इन्वेस्ट करना? पैसे लेके आना। तो इसके सोर्स आइडेंटिफाई करें कि मालिक वाला पैसा लाए मतलब इक्विटी, या फिर बोरोड फंड लाए यानी कि डिवेंचर्स, ठीक है, डेट। और डिविडेंड डिसीजन क्या था? प्रॉफिट कमा लिया है, सही से लेटना नहीं, प्रॉफिट कमा लिया है, कितने पार्ट ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज डिविडेंड और कितने को रीइन्वेस्ट करना है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे रीइन्वेस्ट कर दूंगा उसे डिविडेंड बोलेंगे? नालायक, रिटेन्ड अर्निंग्स होता है वो। फिर आया फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके कॉस्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। पहला क्या है? कॉस्ट। तो जो सोर्स आपको सबसे सस्ता मिले उसे मान लीजिए क्या वही हमारे लिए बेस्ट रहेगा? आंसर इज यस। तो बताओ इक्विटी ज्यादा महंगा होता है या डिवेंचर्स? क्योंकि इक्विटी वाले सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि इक्विटी वाले सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, इसीलिए जो पैसा मांगेंगे वो ज्यादा मांगेंगे या कम? ज्यादा। और डिवेंचर वाले कम मांगेंगे। दूसरा, रिस्क। कंपनी के लिए कौन सा ज्यादा रिस्की है? डिवेंचर्स या इक्विटी? डिवेंचर्स, क्योंकि वो फिक्स पेमेंट लेंगे, बाहर वाले लोग हैं, ठीक है, इक्विटी वाले नहीं लेते। कैश फ्लो पोजीशन, अगर कैश में से आवाज आ रही है तो डिवेंचर्स। क्यों? अगर कैश अच्छा है आपके पास तो डिवेंचर्स क्यों? इक्विटी भी तो ले सकते हैं। गलत, ओनरशिप का पॉइंट ही नहीं है। अगर मेरे पास कैश पोजीशन अच्छी है तो मैं उधार क्यों लूं? क्वेश्चन समझ रहे हो आप मेरा? एक मिनट, मेरे पास ऑलरेडी कैश पोजीशन अच्छी है तो मैं उधार ही क्यों लूं? अरे भाई जब कैश है तो उधार क्यों लूं मैं? मेरा क्वेश्चन समझ आया आपको? हाँ। बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मेरे पास कैश है तो मैं उधार क्यों लूं? आप पॉइंट सही कह रहे हो। अरे नालायक, मेरे पास बस उतना कैश है जिसमें से इंटरेस्ट पे किया जा सकता है। समझ आया नहीं? मेरे पास प्रॉफिट है 5 लाख का, मेरे पास प्रॉफिट है 5 लाख का, जिसमें से 1 लाख का मैं ब्याज झेल सकता हूं प्रॉफिट में से, लेकिन पैसे चाहिए मुझे 50 लाख। तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा मेरे पास कैश अवेलेबल है, मेरे पास बस कैश उतना अवेलेबल है जितने से मैं क्या पेमेंट कर सकता हूं? इंटरेस्ट की। अच्छा मेरी गलती थी, चलो फिर ठीक है, मेरी गलती थी। तो बताओ अगर अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है तो क्या होगा? ये आपको एग्जामिनर आपका वाइवा में फंसाएगा, उससे नहीं बोलोगे पूरी बात बताते। जब वाइवा होता है ना इसमें से, तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कैश फ्लो पोजीशन आपकी कंपनी की अच्छी है तो फिर बाहर से लोन ही क्यों ले रहे हो? तो फिर आप बोलोगे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। कॉमन सेंस यूज करना है इसमें, सही बात है। हाँ, 4th पॉइंट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है जब भी हम कोई सिक्योरिटी इशू करते हैं तो उसमें खर्चा लगता है। तो जब भी मालिक बनाने के लिए इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो सबसे ज्यादा खर्चा लगता है किसमें? इक्विटी शेयर्स। कुछ ऐसे सोर्स है जिसमें खर्चा नहीं लगता, जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग्स और लोन। लोन को हम इशू नहीं करते, लोन को कौन देता है? हमें, बैंक। तो हम कोई सिक्योरिटी इशू नहीं करते, उसमें इशूइंग कॉस्ट होती नहीं है। और सबसे ज्यादा किसमें होती है? इक्विटी शेयर्स में। और किसमें नहीं होती? रिटेन्ड अर्निंग्स में और लोन में। ठीक है, आगे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। अगर मेरे बिजनेस की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है तो यानी कि डिबेंचर्स को नहीं लेंगे। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, तो बच्चे ने तुरंत पकड़ लिया, आंसर क्या होगा इसका? इक्विटी। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था विच सोर्स शुड नॉट बी ऑप्टेड,
विच सोर्स शुड नॉट बी ऑप्टेड। तो आंसर क्या होगा? डिबेंचर्स। अब ये मतलब आप ही नहीं बताया था, जहां देख लो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई, लेकिन उससे भी पहले मैंने बोला था कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 6 पॉइंट, कंट्रोल कंसिडरेशन। बताओ, अगर मैं अपने बिजनेस में कंट्रोल चाहता हूं अपने पास रिटेन रखना तो डिबेंचर्स, और अगर मैं चाहता हूं कोई दिक्कत नहीं है तो इक्विटी। बहुत बढ़िया। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, सब कुछ अच्छा हो रहा है मार्केट में तो ओनर्स मिल जाएंगे क्या? यस। लेकिन अगर सब कुछ बुरा चल रहा है मार्केट में तो सिर्फ कौन मिलेंगे? बैंक। सिर्फ कौन मिलेंगे? बैंक, यानी बोरोड फंड। फिर नेक्स्ट डिसीजन कौन सा था हमारा? आप नोट्स ओपन रख सकते हैं, जब मैं केस स्टडी कराऊंगा आपको तो आप मैच कर सकते हैं कौन से वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा डिसीजन है? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब मेरे पास प्रॉफिट आ चुका है। आदित्य जी बताएंगे कि मेरे पास अगर प्रॉफिट आ गया, मेरे पास मतलब कंपनी, और आप कंपनी के इन्वेस्टर हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि हर साल जो है इन्वेस्टर में प्रॉफिट बांट दूं या फिर अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करूं ताकि कंपनी आगे बढ़े? दोनों ही करना चाहिए। इसका मतलब प्रॉफिट कुछ बांटना भी चाहिए, यानी कि ना तो मैं पूरा प्रॉफिट बांट सकता क्योंकि कंपनी नहीं चलेगी, और दूसरा ना मैं पूरा प्रॉफिट रख सकता क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के घर नहीं चलेंगे। फिर क्या बात समझ? इसी को डिसीजन बोलते हैं, जिसमें कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी। जैसे सबसे पहला, अगर आपके अमाउंट ऑफ अर्निंग्स बहुत ज्यादा है और स्टेबल है तो हाई, अदरवाइज लो। कैश फ्लो पोजीशन किसकी स्ट्रांग रहेगी? शेयर होल्डर्स की या कंपनी की? किसकी? कंपनी की। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप डिविडेंड कैश में बांट सकते हैं। अगर बेकार है तो, क्योंकि रिवैल्यूएशन वगैरह से भी प्रॉफिट होता है जो कि कैश में अवेलेबल नहीं होता, उस केस में आप प्रॉफिट नहीं बांट सकते। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट बताओगे आप जल्दी से, पढ़ के नहीं बताना है। अरे मैंने वो बंद कर दिया तो वहां से देने ना लाए। सही बोला इन्होंने, सही बोला इन्होंने, सही बोला। पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, बात खत्म। आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आप बताओगे, ये वाला पॉइंट देख के नहीं? हाँ नहीं, वो सामने नहीं देख सकते ना, मारो मैं बहुत। अगर जो शेयर होल्डर्स है उन्हें रिक्वायर्ड इनकम चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए, तो मोर डिविडेंड और जिन्हें रेगुलर इनकम नहीं चाहिए वो लो डिविडेंड। सही कह रहे हैं। क्या कंपनी के अंदर दोनों तरीके शेयर होल्डर्स होते हैं? एक जिनके रेगुलर इनकम चाहिए और एक जिन्हें रेगुलर इनकम नहीं चाहिए। जिनको रेगुलर इनकम चाहिए उन्हें डिविडेंड दे दो, जिनको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए उन्हें मत दो, बस बात खत्म, या कम दो। फिफ्थ पॉइंट, कई बार मान लीजिए मैं पिछले कुछ सालों से हाई डिविडेंड पे करता हुआ आ रहा हूं, तो जस्ट बिकॉज आज मुझे छोटे मोटे कम प्रॉफिट हुए तो क्या मैं डिविडेंड ना बांटू? नहीं, मुझे एक डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं पास्ट ईयर से कम डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन करता आ रहा हूं तो अचानक से प्रॉफिट आने पे मुझे डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं बांटना चाहिए, और अगर मैं पास्ट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट डिविडेंड बांटता हुआ आ रहा हूं तो मुझे इस साल भी ज्यादा बांटना चाहिए। आगे बात समझ में? फ्लो खराब नहीं करना है किसी भी केस में। पहले से कम बांट रहे थे, इस साल अचानक से ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो क्या बांटना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो सर्टेन नहीं है। क्या ये बात समझ? और पहले से डिविडेंड बांट रहे थे, इस बार बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट में उतार चढ़ाव है तो क्या डिविडेंड ना बांटे? नहीं, बांटेंगे, क्योंकि मेंटेन रखना है हमको। आगे बात समझ में? डिविडेंड ज्यादा बांटना कंपनी के लिए फेवर की सिचुएशन है, बेकार? अच्छी सिचुएशन है। वो कंपनीज जो डिविडेंड बांटती है उनकी मार्केट में जो शेयर होल्डिंग होती है, जो मार्केट में वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, मतलब इट इज अ पॉजिटिव साइन कि कंपनी डिविडेंड बांट रही है। ये आगे बात समझ में? आगे फिर क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी। अगर टैक्स पॉलिसी ज्यादा है तो क्या? इस वाले पॉइंट को पढ़ो चलो। नेगेटिव रिलेशन, बहुत बढ़िया। सुनो जरा ध्यान से, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। न्यूमेरिकल से बताऊंगा लेकिन अब थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ देसी तरीके से, ठीक है। जैसे मान लीजिए, हाँ मैं आज पढ़ के आ गया, सुनो जरा ध्यान से। बताओ ये कौन है? बताओ ये कौन है? कोई बात नहीं, सुनो 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 सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो सुनो, इधर सुनो सुनो। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर है, इस पे ध्यान दो। वैसे इसका नाम क्या है? बताओ इनका नाम क्या है? कंपनी नहीं, क्या है? स्नेहा सेना पत्नी। ठीक है ठीक है।
हाँ बस इतना चाहिए। हाँ, तो गुड बाय बोलना जरूरी था तुम्हें शेयर है? होल्डर अब सुनो जरा ध्यान से, अभी रुको रुको, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टैक्सेशन पॉलिसी की। सुनो सुनो, ये है गवर्नमेंट, ध्यान से समझना। और इस गवर्नमेंट की नजर है इनकम पे जो स्नेहा को मिलने वाली है। सुनो सुनो, कंपनी यहां से पैसा दे रही है एक हाथ निकाल के स्नेहा को, और इसकी गवर्नमेंट पे नजर है। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, कंपनी जो है 1 लाख का डिविडेंड दे रही है किसको? स्नेहा को। तो गवर्नमेंट कह रही है हम इस पे टैक्स लगाएंगे 60%। गवर्नमेंट क्या कह रही है? इस पे कितना टैक्स लगाएंगे? 60%। इसका मतलब इस 1 लाख में से 60,000 रुपए कौन ले जाएंगी? और स्नेहा के हाथ में क्या रहेगा? दूसरी सिचुएशन में जो टैक्स रेट था वो था मान लीजिए 30%। इसका मतलब कि गवर्नमेंट कितना ले जाएगी? 30,000, और स्नेहा के पास कितना रहेगा? 70,000। तो ना तो कंपनी ऐसा चाहती है कि उसकी जेब से जाने वाला प्रॉफिट से गवर्नमेंट के पास जाए, वो क्या चाहती है? किसके पास जाए? शेयर होल्डर के पास ज्यादा से ज्यादा जाए। तो अगर आपकी टैक्स रेट ज्यादा है, अगर गवर्नमेंट का टैक्स रेट ज्यादा है, तो कंपनी क्या कहेगी? डिविडेंड बांट दो या नहीं बांटो? अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो ज्यादा पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट। क्या ऐसा कंपनी चाहती है? नहीं। क्या ऐसा शेयर होल्डर चाहता है? नहीं। तो जब भी टैक्स रेट ज्यादा होगा तो आप क्या कहोगे? डिविडेंड अभी मत दो या फिर लो डिविडेंड दो। आगे बात समझ में? लेकिन जैसे ही टैक्स रेट कम हो जाए तो क्या चाहेंगे? हाई डिविडेंड। क्या लॉजिक समझ में आया? पक्का? जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि मेरे कुछ पैसे हैं जो आपके पास उधार हैं, आपको मुझे वापस देने हैं। तो मान लीजिए ये मुझे पैसे देने वाले, लेकिन मेरे कुछ भुक्कड़ दोस्त हैं, वो उसी समय वहां पर खड़े हैं। तो क्या मैं बोलूंगा कि अभी पैसे देने या नहीं देने? बताओ। नहीं देने, अभी पैसे नहीं देने। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। नहीं, आप ही आओगे, मैं डिसाइड करूंगा ना मेरे कौन से दोस्त भुक्कड़ हैं। आज की डेट में आप जब नॉलेज झलकाओगे, क्योंकि यहां तक सब कुछ लिखा होगा, ये वाली चीज में आप नॉलेज झलकाओगे एग्जामिनर को, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आज की डेट में जो शेयर होल्डर्स के हाथ में जो डिविडेंड की इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता। ये आ गई बात समझ में? तो शेयर होल्डर क्या चाहेगा बताइए? डिविडेंड मिले या ना मिले? मिले। तो ये चीज कंक्लूजन जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है कि आज के डेट में शेयर होल्डर के हाथ में जो डिविडेंड है वो क्या है? एग्जेम्प्ट। क्या है? एग्जेम्प्ट याद रख लेना, वरना नॉट टैक्सेबल याद रख लेना। तो इसलिए शेयर होल्डर चाहता है कि उसको मिले। हालांकि लॉजिक मैंने आपको बता दिया, अगर हाई टैक्स ऑन डिविडेंड है तो लो डिविडेंड, और अगर लो टैक्स ऑन डिविडेंड है तो हाई डिविडेंड, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट क्या? देखो जो पॉइंट मैंने पिछली क्लास में नहीं बताए थे उसे मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूं कि एक तो टैक्सेशन पॉलिसी हमने डिस्कस नहीं किया था। 7th पॉइंट क्या है? स्टॉक मार्केट रिएक्शन। हाई डिविडेंड बांटना किसी कंपनी के लिए मार्केट में क्या जाएगा? अच्छी बात है या बुरी बात है? तो स्टॉक मार्केट का जो रिएक्शन है वो कंपनी को लेके पॉजिटिव परसीव किया जाता है अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड्स बांट रही है तो। क्या ये बात समझ में आई? और हालांकि कम डिविडेंड और ना डिविडेंड बांटना इसे कैसा माना जाएगा? नेगेटिव। तो देखिए, कंसिडर्ड एज गुड न्यूज, स्टॉक मार्केट रिएक्ट्स पॉजिटिवली। दूसरा, कंसिडर्ड एज नेगेटिव न्यूज, स्टॉक मार्केट रिएक्ट्स। जैसे छुट्टी का मान के चलिए, आप ये बोलोगे सर हमारे जो दूसरा कोचिंग है वो बहुत ज्यादा छुट्टियां देता है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। हम छुट्टियां नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं, तो अच्छी बात है बुरी बात है? बहुत बुरी बात है। डिपेंड करता है मार्केट में रिएक्शन क्या चल रहा है। सुनो जरा ध्यान से। अभी जैसे पेपर आ रहे हैं तो सब कहेंगे बुरी बात है छुट्टी है तो, लेकिन इनिशियल स्टेज में सब क्या कहेंगे? जितनी ज्यादा छुट्टी उतनी ज्यादा अच्छी बात, और जितनी कम छुट्टी उतनी बुरी बात। ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। बताइए एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है? कौन सी वाली लाइन? स्टॉक मार्केट है। अच्छा ये वाला बताओ। SMR का मतलब? किसी को डाउट तो नहीं आया इसमें? वेरी गुड। मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर डिसाइडिंग द डिविडेंड पॉलिसी। ये है चिपकाने, चेपू लाइन बोलते हैं इसको। चेपू लाइन का मतलब ये है कि जब भी आपको लगे कि एक्सप्लेनेशन कम है, जब भी आपको लगे क्या है? एक्सप्लेनेशन कम है, तो बस हेडिंग पकड़ना और लिख देना मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर डिसाइडिंग डिविडेंड पॉलिसी। जैसे पॉइंट नंबर क्या है? 6 क्या लिखा हुआ है? टैक्सेशन पॉलिसी। तो लास्ट में चेपू लाइन ऐड करना, क्या? टैक्सेशन पॉलिसी मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर डिसाइडिंग डिविडेंड पॉलिसी। अगर मान लीजिए मैंने लिखूं शेयर होल्डर प्रेफरेंस, तो अब क्या लिखूंगा बताओ?
शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर डिसाइडिंग डिविडेंड पॉलिसी। तो एक एक लाइन सब में ऐड कर सकते हो आप, और सभी बुक्स के अंदर ये लाइन लिखी हुई है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक, हाँ चिपकाना है बस, इसमें हटा देता हूँ मैं यहाँ से, लेकिन चलो। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब ये है कि मार्केट की जो कंपनी की इमेज है मार्केट में वो अच्छी है। तो बताओ जब भी फंड्स चाहेगी क्या इमरजेंसी में मिल जाएंगे? बैंक वाले लोन देने के लिए तैयार रहेंगे। तो अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है तो क्या मुझे डिविडेंड वाला पैसा रोक के अपने यहाँ पर रखना चाहिए या नहीं? बताइए, मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स मेरे लिए बहुत है, कहीं भी जाऊंगा मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो क्या मुझे डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स वाला हिस्सा रोक के रखने की जरूरत है या नहीं? तो मेरी जितनी ज्यादा एक्सेस होगी मेरी डिपेंडेंसी ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स कम रहेगी। क्रेडिट वर्दिनेस कह सकते हो। मेरी जितनी ज्यादा क्या रहेगी, एक्सेस रहेगी कहां पर? कैपिटल मार्केट, जहां से पैसे मिलेंगे, मेरी उतनी ही डिपेंडेंसी कम रहेगी किस पे? रिटेन्डर। तो इसका मतलब मुझे डिविडेंड बांटने की जरूरत है, रखने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ आई या नहीं? तो ये पॉइंट समझिए, दोबारा बता रहा हूं। देखो, लार्ज साइज फर्म्स है यानी कि बड़ी फर्म्स है, तो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, इसीलिए उनकी लेस डिपेंडेंसी ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स है, इसीलिए उनके लिए जो फंड्स है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए आप हाई डिविडेंड्स कैन बी पेड। सीक्वेंस समझ में आया? सबसे पहले क्या लिख रहा है? लार्ज साइज फर्म है तो लेस डिपेंडेंसी ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स, इसके लिए अवेलेबिलिटी इजी है, कहीं से भी मिल जाएगा, तो आप डिविडेंड ज्यादा बांट सकते हैं। क्या ये बात समझ? और वाइस वर्सा का मतलब स्मॉल साइज फर्म है, डिपेंडेंसी ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत ज्यादा है क्योंकि फंड्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए लो डिविडेंड शुड बी पेड। क्या ये बात समझ आई या नहीं? ये भी पॉइंट नया था जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था। आगे 9th और 10th पॉइंट समझ आता है आपको? लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल। लीगल का मतलब कंपनीज एक्ट मस्ट बी कंसीडर्ड प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिविडेंड पॉलिसी, जो कि कहां पर लिखे गए हैं? कंपनीज एक्ट में, मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर डिसाइडिंग डिविडेंड पॉलिसी। बस इतना याद रखना है आपको। और दूसरा कौन सा है? कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। जब भी हम किसी से लोन ले रहे हैं, कोई बैंक हमें लोन दे रहा है, या तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो क्या वो कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप डिविडेंड मत बांटिए, कम बांटिए? तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर डिसाइडिंग डिविडेंड पॉलिसी। बस इतनी एक्सप्लेनेशन याद रखनी है। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स थे। अब हम आगे केस स्टडी पे, आप बताएंगे कि कौन सा आंसर होगा। जितने में से रेड मार्क्ड है वहां से करेंगे। बताओ कहां से पढ़ो, जल्दी से पढ़िए। आइडेंटिफाई द अबव केस, वो हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। आगे आइडेंटिफाई 3 फैक्टर्स मेंशन्ड इन द पैराग्राफ व्हिच आर लाइकली टू अफेक्ट द। तो आप अपने सामने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहे तो, अरे नालायक हो, चाहे तो या जरूरत लगे तो ओपन कर सकते हैं। हो सकता है पढ़ते पढ़ते आपको पॉइंट याद आ जाए। आगे बात समझ में? तो देखेंगे फटाफट से, पढ़िए। अरुण इज अ, मैंने कहा चाहे तो और जरूरत लगे तो, दोनों में फर्क है ना, है ना? पढ़ो। अरुण इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन कौन सी इंडस्ट्री? पेपर इंडस्ट्री से क्या लगता है आपको कैसी इंडस्ट्री है? अरे गधो, सर्विस वाली है, बनाने वाली है? ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी हो सकती है। पेपर को अगर बेच रहा होगा तो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चर कर रहा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग। पढ़ लेंगे अभी। ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू हिज फ्रेंड्स प्लेस, कहां पर? बताओ, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं यहीं दिल्ली में, दूसरे मोहल्ले में, नोएडा में। उसका दोस्त कहाँ रह रहा है? ठीक है, आगे। हाँ, ही वॉज फैसिनेटेड। फैसिनेटेड वर्ड का मतलब, बताओ। ये हमारे सोशल मीडिया के बच्चे हैं, क्या मतलब खत्म। आकर्षित। फैसिनेटेड वर्ड का मतलब क्या है? आकर्षित। हाँ, अट्रैक्टेड बोल सकते हैं इसे। अब आप बोलोगे कि ये अट्रैक्टेड भी तो लिख सकते थे। अब एग्जामिनर कहीं भी ना समझा पाए, फंसा पाए, तो यहीं फंसाएगा इंग्लिश में। फैसिनेटेड बाय द एक्सक्लूसिव वेराइटी ऑफ इंसेंस स्टिक्स अवेलेबल हेयर। तो क्या यहाँ पर वैरायटी बहुत ज्यादा है? यस। आगे, हिज फ्रेंड टेल्स हिम दैट मैसूर रीजन इज नोन फॉर एज अ। बताओ ये वर्ड कहाँ पढ़ा है हमने? बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन दी एक्टिविटी ऑफ, इधर 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 इधर, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इट हैज अ नेचुरल रिजर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट्स स्पेशली सैंडलवुड टू प्रोवाइड दिस बेस मटेरियल यूज्ड इन। तो इससे कुछ भी समझ में आया या नहीं आया? मुझे एक चीज जरूर समझ में आ गई, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या समझ में आई? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ। जिस एरिया में आप फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हो उस एरिया में वो उसका पायनियर माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में वो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो अगर अवेलेबल हैं ऑलरेडी आसपास,
तो बताओ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए या कम? कम चाहिए, क्योंकि स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी आसपास से जाके खरीद लीजिए। हाँ, वो भी हो सकता है। अभी तो बहुत सारे फैक्टर्स ढूंढने ना हमें इसमें। मोरओवर द सप्लायर ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन फॉलो अ, अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, जो सप्लायर है रॉ मटेरियल का वो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी देता है, तो मुझे अलाउड वाला केस है या अवेल्ड वाला है? अवेल्ड वाला है, मुझे मिलता है। नालायक को अलाउड में मैं देता हूं किसी को। हाँ, अवेल्ड है अलाउड है? दोबारा पढ़ लो, देखो। मोरओवर द सप्लायर्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, अगर बस ध्यान से पढ़ लेते जीवन में तो क्या होता है ये देखो। नहीं रटना ही है तो कम से कम रट ही लो, नहीं समझना तो बस हो गया। आगे, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर इंसेंस स्टिक्स इज रिलेटिवली, इसे क्या बोलेंगे जरा जल्दी से बताओ, क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्शन साइकिल। और अगर मेरी प्रोडक्शन साइकिल कम है तो बताओ क्या करूं? अगर कम है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम चाहिए, कम समय के लिए मेरा पैसा फंसा रहेगा। अगर प्रोडक्शन साइकिल लेंदी होता, लेंदी मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स बनने तक और बिकने तक, तो हाई चाहिए होता। नहीं आई बात समझ में? आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये तो प्रोडक्शन साइकिल था। ये है आपका क्रेडिट अलाउड या क्रेडिट अवेल्ड? तो ये रहा क्रेडिट अवेल्ड। और उसके बाद यहां से पता चला अवेलेबिलिटी। अब मान लीजिए समझ में ये नहीं आ रहा, सुनो, अगर मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा कि वो बना रहा है या नहीं बना रहा, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कहीं से रॉ मटेरियल ला रहा है, तो हम क्या कर रहे होंगे? प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है? मैन्युफैक्चरिंग। कोई बात नहीं। कंसिडरिंग द वेरियस फैक्टर्स अरुण डिसाइडेड टू वेंचर इनटू द लाइन ऑफ बिजनेस बाय सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वेंचर का मतलब क्या है यहाँ पर? कोलैबोरेशन। जॉइंट वेंचर सुना है कभी? तो अगर कोलैबोरेशन है तो इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या चाहिएगी बताओ? इसकी वजह से लो चाहिएगी, प्रोडक्शन साइकिल की वजह से लो चाहिएगी। किसी कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं। क्रेडिट अवेल्ड वाला, क्योंकि मुझे ज्यादा क्रेडिट अवेल्ड मिल रहा है तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी या कम होगी? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है तो कम होगी। तो 4 फैक्टर्स बताते हैं जिसकी वजह से कम होगी, लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बोल दूं तो इसकी वजह से क्या होगी? हाई। तो क्या एक ही बिजनेस में अलग अलग फैक्टर्स के बेस पे अलग अलग डिसीजन हो सकता है? आंसर इज यस। आगे बात समझ में? पक्का? ठीक। अब आपके एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर ने 5 थी उसके पास, एग्जामिनर के पास बस 4 थी। कौन सा? कोलैबोरेशन, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अवेल और अवेलेबल। आपने ज्यादा लिख दिया एक मैन्युफैक्चरिंग, तो क्या ज्यादा लिखने में कोई परेशानी है? नहीं। आगे बात समझ में? पक्का? ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, टेस्ट के लिए मान के चलिएगा। इस चैप्टर के जो टेस्ट होंगे वो 2 पार्ट में होंगे। पहले सारा थ्योरी पार्ट कराऊंगा जो कि अगली क्लास में ही खत्म हो जाएगा। तो यहां तक का पहले टेस्ट होगा जिसमें थ्योरी और केस स्टडी पूछी जाएगी आपसे। लास्ट पार्ट में कराऊंगा प्रैक्टिकल, उसका टेस्ट अलग होगा। क्या बात समझ में आई? पहले में थ्योरी और केस स्टडी। हाँ जी, हाँ EBIT वगैरह उसके लिए अलग क्लास रखेंगे और अलग टेस्ट होगा उसका। ठीक है, उसमें मतलब पनिशमेंट भी अलग ही है। अरे यार वो देखो अरे भाई साहब बुरा मान के देखो, BP बढ़ जाता है उसका टेस्ट सुन के। हाँ, ऑफेंड हो जाता है। ये सारे वर्ड्स पता होंगे, ऑफेंड, डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी, ये सब पता है। काम की चीज कुछ पता हो तो। गिव एनी 3 रीजंस because of which you think Computer Tech Limited has been paying high dividend at a high rate to its shareholder over the past। वो कह रहे 5 साल से वो पे कर रहे हैं, तुम सोच के बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फैक्टर्स बताने हैं, तो पिछले 5 साल के फैक्टर्स तो क्वेश्चन में लिखे होंगे क्या? नहीं। तो पहले क्वेश्चन में ढूंढ लो, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी 5 लिख के आगे बढ़ जाओ। अरे 5 साल से वो क्यों हाई पे कर रहे हैं, हमें क्या पता, इस साल की सिचुएशन देगा ना क्वेश्चन। तो अरे 3 देने तो 3 लिख दो, पहले क्वेश्चन समझो। अरे छोड़ो तुम, पहले मेरा क्वेश्चन तो
क्वेश्चन ये कह रहे पिछले 5 साल से ऐसा क्या है कि 3 फैक्टर्स बताओ वो हाई डिविडेंड पे कर रहा है। तो पिछले 5 साल की सिचुएशन तो नहीं दी होती ना क्वेश्चन में, इस साल की सिचुएशन देगा। तो कोई भी 3 फैक्टर्स लिख के एक्सप्लेनेशन लिख के आगे, लेकिन उन फैक्टर्स में डिसीजन क्या आना चाहिए, हाई या लो। तो हमने तो दोनों वाले समझाए, तो दोनों समझा देंगे। हाँ, कुछ भी नहीं, डिविडेंड डिसीजन नालायक। किसमें? हाँ, इस साल क्या पे करेंगे वो अगला क्वेश्चन होगा ना। वो कह रहे पिछले 5 साल से हाई डिविडेंड पे कर रहे हैं, तुम सोचो ऐसा क्यों कर रहे होंगे, तो हम सोच के लिख देंगे। तो हाई वाले रीजन लिख देंगे ना। ये वाला जो आप पॉइंट कह रहे हो ना कि आप लगातार हाई पे कर रहे हैं, तो इस साल भी हाई करना पड़ेगा, ये उसके लिए ठीक है। ठीक है, कमेंट अपॉन, इधर इधर इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका फेवरेट पार्ट बताओ क्या, अपॉन द लाइकली डिविडेंड, लाइकली, क्या मैं पढ़ा दूं? डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी दिस ईयर बाय स्टेटिंग 2 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, जिसमें पहला रीजन आपको सपोर्ट में क्या मिला बताओ, कि पिछले सालों से हाई डिविडेंड पे कर रहे हैं तो उन्हें इस साल भी डिविडेंड मेंटेन करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? बाकी एक देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में मिलेगा। कंप्यूटर टेक लिमिटेड है, वन ऑफ द लीडिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कंपनी, प्रोवाइड बिजनेस ऑफ कंसल्टेंसी एंड आउटसोर्सिंग। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता ना कि इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बताओ, तो मैं कहता कम, कि कंपनी क्या करती है, बस कंसल्टेंसी और आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करती है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री। ओवर द पास्ट 5 years द कंपनी हैज बीन पेइंग डिविडेंड एट अ हाई रेट टू इट्स शेयरहोल्डर्स। ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। हाउएवर दिस ईयर ऑल्दो द अर्निंग ऑफ द कंपनी आर हाई। बस ये एक और रीजन मिल गया मुझे सपोर्ट में मेरे आंसर के। अगले साल वाली, इस साल वाली सुनना जरा ध्यान से। हाउएवर दिस ईयर ऑल्दो द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर हाई, तो इस साल की जो अर्निंग्स है वो क्या है, हाई है। तो इसका मतलब जो मैं डिविडेंड देने वाला हूं इस साल वो भी क्या होगा, हाई। तो 2 चीजें मिल गई आपको, एक तो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट मिल गया और एक हाई वाला पॉइंट। आगे, इट्स लिक्विडेशन पोजीशन इज नॉट सो गुड, तो क्या है, तो बताओ आपके हिसाब से ज्यादा डिविडेंड दे या कम दे? प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन कैश में नहीं है, तो कम देना चाहिए, ज्यादा देना दे, कम देना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर एक फैक्टर्स की वजह से तो ज्यादा लग रहा है और दूसरे फैक्टर की वजह से कम, तो क्या ये कहना सही है गलत है? गलत है, क्योंकि प्रॉफिट का कैश में होना जरूरी है। तो क्वेश्चन पूरी बात बता रहा है कि आपका प्रॉफिट तो है लेकिन कैश में अवेलेबिलिटी नहीं। लिक्विडिटी समझते हो, रेशियोज पढ़े, करंट एसेट वाले करंट रेशियो, अरे स्कूल में तो पढ़े होंगे, नालायक हो तुम, प्री बोर्ड दे रहे हो। हाँ जी, लिक्विडिटी पोजीशन को कैश फ्लो पोजीशन भी बोलते हैं, लिख लो जरा नोट्स में ही, नोट्स में चेक कर लो, कैश फ्लो पोजीशन के ऊपर लिख लो लिक्विडिटी पोजीशन, लिखे ही नहीं है तो कहीं लिख लो कैश फ्लो पोजीशन बराबर लिक्विडिटी पोजीशन, देखो। वहां पर वैसे लिक्विड वर्ड का मतलब सही बता रहे हो, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब था कैश की अवेलेबिलिटी बिजनेस में। जैसे बीआर जो है हाईली लिक्विड होते हैं, किसी को बेच सकते हो आप अपने बीआर का मतलब बिल्स रिसीवेबल, वो हाईली लिक्विड होते हैं। ठीक है, आगे, मोरओवर द कंपनी प्लान्स टू अंडरटेक अ न्यू वेंचर एंड एक्सपेंड इट्स बिजनेस। अरे नालायक, ये कोई कोलैबोरेशन वाला पॉइंट कैपिटल में है, ये डिविडेंड पूछ रहा है, तो आगे जाके कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हाई है या लो है, तो उसे डिविडेंड कम बांटना चाहिए। तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, 2 पॉइंट्स मिल गए, एक से तो हाई जाएगा ना अर्निंग वाले से, तो मैं उसे क्यों लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, कैश फ्लो पोजीशन कैसी है कंपनी की, अच्छी नहीं है, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए उसे जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कैसी अपनानी चाहिए, कंजर्वेटिव। कैसी, कंजर्वेटिव मतलब कम पे करना चाहिए। आगे बात समझ। और दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस आगे जाके हाई है इसीलिए उसको ज्यादा, कौन सा वाला, पहला कौन सा, हाँ कंपनी कह रहे हैं ना कि उनके पास ऑल्दो अर्निंग्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी कैसी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन इज नॉट सो गुड। जो प्रॉफिट है हो सकता है रिवैल्यूएशन रिजर्व से आया और डिस्काउंट रिसीव्ड से आया, जो कि कैश अवेलेबल नहीं है उसके लिए आपके पास। आगे बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया है नहीं? देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो घूम जाएगा बच्चा, 5 साल की कौन सी बात थी और इस साल की कौन सी बात। पिछले 5 साल में कौन से वाले पॉइंट लिखेंगे आप, कितने पॉइंट्स बोले हैं उसने, 3, तो कौन से पॉइंट लिखेंगे, एनी 3, कौन से, एनी 3, जो कि पॉजिटिव मतलब हाई डिविडेंड बता रहे होंगे या लो डिविडेंड बता रहे होंगे, हाई डिविडेंड बता रहे होंगे। हाई डिविडेंड के हिसाब से ही एक्सप्लेनेशन देनी है, पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। क्या बात समझ में आ गई? उसके बाद हाँ कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नहीं, लेकिन जिसमें हाई जाना चाहिए। बताना जरा हाई वाले पॉइंट,
अर्निंग्स हाई थी इसलिए पे कर दिया। स्टेबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहाँ से बोल सकते हैं? कैश फ्लो पोजीशन अर्लियर ईयर्स में अच्छी रही होगी, साउंड रही होगी, इसलिए पे कर रहे होंगे। और कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी उनके पास पिछले सालों में, इसलिए पे कर रहे होंगे। शेयर होल्डर की प्रेफरेंस जो है वो चाहते हैं रेगुलर इनकम हो सकता है, इसलिए पे कर रहे हो। अगली बात समझ, तो कोई भी 3 पॉइंट समझाने हैं आपको। और यहाँ पर कौन से वाले पॉइंट बताओगे, जल्दी से बताओ। इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर में रीजन, पहला कैश फ्लो पोजीशन, इस क्वेश्चन से देख के बताने हैं दोनों पॉइंट। और दूसरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये 2 पॉइंट है जो क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ आया नहीं समझ आया? ऊपर वाले पॉइंट में एनी 3 लिखने हैं और नीचे वाले में क्वेश्चन से देख के लिखने हैं, जो कि दोनों में से किसी का भी हिंट क्वेश्चन ने नहीं दिया है आपको। हाँ तो 2 ही है क्वेश्चन में। पार्ट समझ में आ गया? पहले वाले में कोई भी और अगले वाले में क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। फिर आया नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इन द पैराग्राफ व्हिच आर लाइकली अफेक्ट द फिक्स कैपिटल। जैसे ही फिक्स हो जाए तुरंत नोट्स निकाल लीजिए फिक्स वाले। ये देखो नालायक गधे सारे जो निकाल रहे हैं वो। जब हाँ इसके बंद करना, देखो पेज पलट के, है ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, इधर क्वेश्चन से थोड़ा हिंट चाहिए आपको रिक्वायरमेंट के बारे में। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, अफेक्ट द फिक्स कैपिटल ऑफ द बिजनेस फॉर ओपनिंग न्यू शोरूम बोथ इन बेंगलोर एंड मुंबई सेपरेटली। बताना जरा, हाई चाहिए या कम? हाई चाहिए। फैक्टर पूछे हैं, फैक्टर्स पूछे हैं? फैक्टर्स। तो क्या मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा? मजबूरी है। आगे, विद एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट देयर इज अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या आप इस बात से सहमत करते हैं? जब फिक्स एसेट्स बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिएगी। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट एंड मशीनरी लेके आए हो तो रखने के लिए कोई स्पेस चाहिए, जिसके लिए रेंट चाहेगा, लेबर चाहिए उसे चलाने के लिए, और रॉ मटेरियल चाहिए। क्या बात समझे? तो कमेंसरेट का मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, वो भी साथ साथ में बढ़ेंगे पैरेलल। आगे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कोई हिंट देगा या नहीं। वुडन पेरिफेरल प्राइवेट लिमिटेड इज काउंटेड अमंग द टॉप फर्नीचर कंपनी इन दिल्ली। जब भी इस वाले चैप्टर की आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि आप पॉइंट भूल रहे होंगे और क्वेश्चन आपको याद दिलाएगा कि कौन से पॉइंट थे। देखिए, इट इज नोन फॉर ऑफरिंग इनोवेटिव डिजाइन एंड हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चर अफोर्डेबल प्राइसेस। यहाँ तक कुछ पता चला? नहीं। द कंपनी डील्स इन वाइड प्रोडक्ट रेंज एंड होम एंड ऑफिस। तो बताओ यहाँ से क्या पता चला? क्या पता चला? डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी बहुत तरह की वस्तुओं में डील करती है, इसका मतलब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद द कंपनी इज नाउ प्लानिंग टू ओपन 5 न्यू शोरूम्स ईच इन मुंबई एंड बेंगलोर। बताओ क्या लिखें इसको? इसे आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं और लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे, इन बेंगलोर इट इंटेंड्स टू टेक द स्पेस ऑफ शोरूम ऑन द लीज वेयर एज ओपनिंग शोरूम इन मुंबई। इसका मतलब बेंगलोर वाले केस में आपको क्या चाहिएगा? फिक्स कैपिटल कम, क्योंकि आप किस पे ले रहे हो? लीज पे। लेकिन जहां परचेज कर रहे हो वहां पर फिक्स कैपिटल हाई चाहिएगा। कोड द लाइन करके दोनों की एक्सप्लेनेशन बतानी है आपको, ठीक है? आगे, इट हैज कोलैबोरेटेड विद अ पॉपुलर होम फर्निशिंग ब्रांड। तो कोलैबोरेशन के साथ साथ क्या चाहिए बताओ? हाई या लो? कोलैबोरेशन के साथ हाई या लो? लो। तो जैसे कोलैबोरेशन है उसके हिसाब से लो फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो उसके हिसाब से हाई चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से हाई चाहिए। हम इसे फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स भी लिख सकते हैं। कौन से वाले पॉइंट को? कहां पर है लीज? ये जो लीज वाला पॉइंट है इसे क्या लिख सकते हैं? फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। तो अगर आप नोट्स खोलें तो उसका नाम देखने के लिए खोलें तो अच्छा है, ऐसे नहीं सारे पॉइंट देखने के लिए। हाँ वेरी गुड। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव है तो इसके लिए लो चाहिए, हाई? लो। अलग अलग फैक्टर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं, तो आप हर एक फैक्टर के हिसाब से आंसर दें। क्वेश्चन समझ आया? पक्का? ठीक। फिर आ गए हम आगे। अरे अरे अरे, इसका आंसर नहीं हटाया मैंने। चलो, कैसा बिजनेस कर रहा है बताओ वो? कोई बात नहीं, लेकिन यहां से बताओ। अमर इज डूइंग ए ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन दिल्ली। तो मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है? सर्विस है। तो आपके हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? कम चाहिए। आगे आप पढ़ लेते हैं। His buses are generally used for the tourists going to Jaipur. Identify the working capital requirement of Amar, giving reason in support of your answer. Further, Amar wants to expand and diversify his transport business. Enumerate any 4 factors that will affect. तो पहले तो क्योंकि ये सर्विस है इसलिए इसे क्या चाहिए? लो चाहिए। एनी 4 का मतलब थोड़ी कुछ भी लिखना शुरू कर दो, पढ़ तो लो, क्या पता एक दो क्वेश्चन ही दे रहा हो आपको। दूसरा,
अरे यहाँ पे देख लो, अगर मान लीजिए एग्जाम में भूल ही गए कि सर ये चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाए थे, फिर क्या करोगे? तो क्वेश्चन हेल्प करेगा। डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, दोनों ही पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप। आगे बात समझ में? पक्का? ठीक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आपके 1 नंबर के लिए। बताओ, आदित्य बताएगा इस वाले को। कौन से वाले को? 10th को। जिससे पूछा है वही बताएगा। हाई लो में सुन ना लो किसी से। जल्दी पढ़ो। योगेश की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है या कम? कम। ज्यादा। नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? ज्यादा कम बताओ बस। कम। नालायक। हाँ, 2 मिनट। एक लाइन के क्वेश्चन में 2 मिनट चाहिए? ज्यादा चाहिए? ज्यादा। वर्किंग पूछा लेकिन कम चाहिए। लो। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है उसकी जो सगाई हुई है वो किससे हुई है? पब्लिशिंग एंड सेलिंग, नॉट मैन्युफैक्चरिंग। वो पब्लिश कर रहा है और बेच रहा है, तो मैन्युफैक्चर वाला है, ट्रेडर है या सर्विस वाला है? ट्रेडर या सर्विस दोनों ही बोल सकते हैं हम इसको। पॉइंट आया समझ में? तो इनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? लिखा नहीं है क्वेश्चन में? लिखा है क्वेश्चन में? वेरी गुड। अब मनीष के बारे में, अरे नालायक हो, कैसे पता चला बताओ? यहां से पता चला। हाई, और यहां पर क्या चाहिए? लो। आप बताओगे? सुनना लो मैं किसी से भी आंसर। यस क्या हो रहा है? रुक जाओ रुक जाओ। अरे तुम्हें प्रेशर नहीं आया इतनी देर से यस चिल्ला रहे हो? जल्दी बताओ। एक लाइन का तो क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी। लो और लेस। स्केल दो मुझे, स्केल दो मुझे यार, कोई जल्दी दो। वो भारी वाला है, वो भारी वाला है। लो जल्दी। तूने वो सुना कुत्ते की दुम? उससे कोई रिश्तेदारी है तुम्हारी? हाँ? मैंने क्या बोला है? मैंने दुम ही बोला है। तुम्हारी गलती नहीं है। इधर इधर। हम क्वेश्चन पे आ गए। अमित क्या रन कर रहा है बताओ? अब उन्होंने एंगेज वर्ड हटा दिया, अब अमित भाग रहा है। अरे यार कहाँ है वो? जल्दी दो। क्या बीमारी है? अरे घर की ऐसी की तैसी। आ दिखाओ, हमारे घर से ही फोन आ रहा है। इधर दिखाओ हाथ। हमारे घर से ही फोन आ रहा है, तुम 1 घंटा पढ़ने आ रहे हो, उसमें क्या? बताओ। अमित भाग रहा है, तुम्हें घर के फोन की पड़ी है। क्या क्या लेके भाग रहा है बताओ? वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। इसमें वो सामान बना रहा है या बेच रहा है? कुछ नहीं, बस एडवर्टाइज कर रहा है। ठीक है। एंड अर्निंग अ लॉट बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू बिग इंडस्ट्रीज। स्टेट वेदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी इसकी? लो। और रीजन क्या है? सर्विस इंडस्ट्री है इसलिए। क्या नोट्स में लिखा हुआ है सर्विस इंडस्ट्री के बारे में? यस। आगे अब तुम बताओगे, गलत हुआ तो पिटोगे। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट समझ आई आपको? पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। हाँ, हाई या लो बस बताओ। इसलिए मैंने बोला है ना रिक्वायरमेंट पढ़। अरे रुक जाओ, आंसर नहीं बताना।
पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 4 लाइनें अच्छे से पढ़ लेना। 3 ही है सर। तो बताओ कौन सा डिसीजन है? कब पता चलेगा? जैसे पता चल जाए घर जाते ही व्हाट्सएप करना है। हाई चाहिए, वेरी गुड। 2 ही डिसीजन होते हैं, हाई डिसीजन और लो डिसीजन। आप बताओ। आपके कोडिंग कौन सा है? हाँ मैंने पढ़ा है। आपकी कोडिंग कौन सा है? हाँ डिविडेंड डिसीजन बस। वो था सर। अरे नाला, टाटा इंटरनेशनल ने कितना प्रॉफिट कमाया? नालायको, यहीं से पता चल जाना चाहिए था तुम्हें। 3 तरीके के डिसीजन है। कौन कौन से? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड। और डिविडेंड शुरू ही कहां से होता है? जब हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था, अंकित द फाइनेंस मैनेजर ऑफ टाटा वांट्स टू नो डिसाइड हाउ टू एप्रोप्रिएट दिस प्रॉफिट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है ठिकाने लगाना। इस प्रॉफिट का बंटवारा कैसे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सुना है आपने? एप्रोप्रिएशन ऑफ कैपिटल, इसी को बोलते हैं। आइडेंटिफाई द डिसीजन। तो कौन सा डिसीजन बताओ? सर लो है सर। लो है हमारे दिमाग में, हमारी क्लास में दिमाग पढ़ाई को लेके। क्या एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं आपको? पक्का? वेरी गुड। हाँ होमवर्क 15th क्वेश्चन होमवर्क। और अगली क्लास में यहीं से बाहर भेजूंगा, ध्यान रखना। 2 मिनट में ही कर दोगे, बहुत बढ़िया, यही चाहिए। चलो इसमें बताओ, प्रूव ही बताएगी बस वो तो। मुझे ये टेढ़ा क्यों हो जाता है, इसे सीधा करो। आंसर बताओ जल्दी से। लो चाहिए, आप बताओ। किसी को ऐसा लग रहा है हाई, किसी को ऐसा लग रहा है? रीजन क्या है? रीजन बताओ। सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि वो क्या रन कर रहा है? ओन्स अ वेयर हाउस अरेंजमेंट। वेयर हाउसिंग में वो सर्विस देता है, गुड्स। वेयर हाउस में रखेगा क्या? तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ट्रेडिंग। तो गुड्स किसी और के हैं, गुड्स किसी और के हैं। और ना मैं बेचने का काम कर रहा, मैं सिर्फ रखने का काम कर रहा हूँ, ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा। क्या कर रहा हूं मैं? सर्विस। तो क्योंकि वो क्या है? सर्विस इंडस्ट्री, इसीलिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी? लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारे पास कितने क्वेश्चन और हैं? छोटे छोटे वाले में यहीं से पूछ लो आपसे। आइडेंटिफाई द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर्स। इन अ कंपनी प्रॉफिट्स आर हाई एंड इन फ्यूचर लेस स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एग्जिस्ट, द कंपनी हैज टू डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट लेस अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आप बस ये बताओ जो कंपनी ने किया है वो ठीक किया है गलत? बताओ, कंपनी का जो डिसीजन है वो सही है या गलत? कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और स्कोप का एक्सपेंशन बहुत कम है, इसलिए कंपनी ने कहा कि हम कम डिविडेंड बांटेंगे, क्योंकि कंपनी क्या है? बेवकूफ। तो ये कैसा डिसीजन है? रॉन्ग डिसीजन। क्या बात समझ में आई? पक्का? इससे ऊपर वाला क्वेश्चन अभी कराऊंगा। कौन सा वाला? 17th अभी होल्ड पे डाला है मैंने। ठीक है, पहले मैं देख लूं और कोई छोटा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन देखो, हाउ इज डिसीजन टू अंडरटेक कंप्यूटराइजेशन ऑफ ओन्ड वेयर हाउस लाइकली टू अफेक्ट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर मैं अपने वेयर हाउस का कंप्यूटराइजेशन कराना चाहता हूं, यानी कि मैं टेक्निकल अपग्रेड कराना चाहता हूं, तो फिक्स कैपिटल को कैसे इंपैक्ट करेगा? बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा होगी। क्या मुझे इसके लिए केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है? नहीं। आगे, नेम एनी 2 अदर सोर्सेज दैट अ कंपनी में यूज टू फाइनेंस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान। सोर्स पूछा है हमसे, तो हम इक्विटी अगर ज्यादा चाहिए तो हम इक्विटी भी से ले सकते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग से ले सकते हैं, डिबेंचर से ले सकते हैं, लोन से ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? वो हमारी मर्जी है कैसे। एनी 2 बोला है। पहले मैं 17th ही कराऊंगा। Quoting the lines from the above, discuss and identify the, explain 4 such factors. The above discussion about the company leads to various factors which decide how much the profit should be retained and how much should be distributed. यानी कौन सा डिसीजन? और डिविडेंड के फैक्टर्स पूछे हैं आपसे। आप मुझे पढ़ के जल्दी से बताएंगे फटाफट से। अपने आप पढ़ें, डिस्कस ना करें।
आपको कितने फैक्टर्स कितने पॉइंट्स बताने हैं? 4। तो जैसे ही 4 मिल जाएं बच्चों को मुझे बता दीजिए, जिसको 4 मिलते जाएं। चार वाले बच्चे बस। चारों, वेरी गुड। चारों, हो गए 4। 3 बच्चे, 4 बच्चे। 3 किस किस को मिल गए हैं? 1 2 3, 3 मिल गए। चारों मिल गए, 3 मिले हैं। अब देखो मैं लाइन से चलूंगा फटाफट से, जिसमें फैक्टर होगा आप मुझे रोक दीजिएगा, ध्यान से समझना इधर, ठीक है? आगे, सारा लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, तो कैसे कैपिटल चाहिए? दोनों ही हाई चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेते तो आपका माइंड जो है ऑलरेडी जो है कंसंट्रेट हो जाता है कि कौन से फैक्टर्स ढूंढने हैं। क्या ये बात समझ में? आगे, इट हैज बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट्स फॉर मेनी ईयर्स, तो ज्यादा कमा रहे थे। दिस ईयर टू इट हैज बीन एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट्स, तो पहला पॉइंट मिल गया क्या मुझे? अमाउंट ऑफ अर्निंग जो है मुझे ज्यादा है, तो पॉइंट नंबर कौन सा है नोट्स में? फर्स्ट पॉइंट। आगे, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी, तो यहां से क्या पता चला? पॉइंट नंबर 2, एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टस फॉर द ग्रोथ इन फ्यूचर, तो ये कौन सा पॉइंट है? लेकिन ये प्रॉब्लम क्या आ रही है कि स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है वो मुझे इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है वो मुझे इनिशिएट कर रहे हैं क्या? हाई, और जो अगला वाला पॉइंट है वो क्या कह रहा है? लो, क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ज्यादा है। आगे, इट इज वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन क्वालिटी एंड इक्वल एम्प्लॉयमेंट, इट हैज मेनी शेयरहोल्डर्स हु प्रेफर रिसीव अ रेगुलर, तो पॉइंट नंबर कौन सा है? 4। क्या लाइन से सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं? और लास्ट वाला कौन सा है? मैंने किसी से लोन लिया है, इसका मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, पॉइंट नंबर 10। तो अलग अलग फैक्टर से अलग अलग आंसर बता रहे। 17 के बाद वाले जितने में भी लगे हुए लिख लीजिए फटाफट से। 21, 23, बस 2 क्वेश्चन है, इसमें से 21 शायद अभी करा दिया, तो एक ही रह गया। हाँ, एक 15 भी था होमवर्क में। हाँ, कॉपी में केस स्टडी और नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। जिनका भी काम पूरा नहीं था आके मिले मुझसे बाहर, वो मार्क किया हुआ है। जो डिस्कस्ड है वो वहां पे लिखा हुआ है, जो डिस्कस नहीं है मतलब मार्क्ड है वो आपको करके लाना है, ठीक है? हाँ जी, जिसका काम नहीं था आ जाओ फटाफट से। किस किस का नहीं था? आपका, और किसका नहीं था? आपका, और किसका नहीं है? आपका। बाहर आ जाओ फटाफट से, बंद कर देना यार इसे।